Assalamu alaikum. As in previous lecture, we talked about function overloading and multifiling in C++. We have learned that in function overloading, when we have same name of functions more than one in a program, and there are different number of parameters or different data types of those parameters, then we say that these functions are overloaded. Okay, so we have also seen that if we change or we have same return types of those functions, then there is no connection of return type and function overloading in C++. Okay, this is mainly a concept of object-oriented programming, and C++ is also an object-oriented programming. So the main benefit of function overloading was readability. Okay, so in today's lecture, I am going to explain recursion. So first of all, we see that what is the agenda of today's lecture. In this lecture, we will talk about recursion, its advantages, disadvantages. I will give you an example program in depth, then its explanation through a picture. I will explain local variables with example, global variables with example, and static variables with example. Okay, so let's start. First of all, recursion होती क्या है? A function that calls itself is known as a recursive function, and this technique is known as recursion. रिकर्सिव फंक्शन हमारे पास क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो बार बार खुद को कॉल कर रहा हो, उसको कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। और इस टेक्निक को हम कहते हैं कि हमने क्या इम्प्लीमेंट कर दिया है, रिकर्जन को इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, आपको इस एग्जाम्पल में नजर आ रहा होगा, हमने जो फंक्शन का नेम रखा है, एज हमने जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था फंक्शंस का, यूजर डिफाइंड फंक्शंस का, हमने इस एग्जाम्पल में वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि हमने मेन फंक्शन की बॉडी को बाद में रखा है और अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को फर्स्ट हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सो रिकर्सिव फंक्शन हमने बनाया हुआ है, इसमें मेन का फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, इसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, देन हमने इसमें रिकर्स का फंक्शन कॉल किया है और हम आ जाते हैं इसकी बॉडी पे। ठीक है, अब ये वाली एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, रिकर्स का जो फंक्शन है इसकी बॉडी की सारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, जिसमें हमने कहीं जाके क्या किया हुआ है, रिकर्स फंक्शन को अगेन कॉल किया हुआ है। ठीक है, होगा क्या कि यहाँ पे जब आएगी एग्जीक्यूशन तो ये अगेन अपने ही फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा है। ठीक है, अगेन इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, देन अगेन जब इस लाइन पे आएगा तो ये अगेन कॉल कर रहा है अपने ही आप को, तो ये दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स कि हमारे पास एक लूप की तरह ये फंक्शन बार बार खुद को एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं कि हमने किसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, हमने रिकर्जन को इम्प्लीमेंट कर दिया है C++ में। ओके, सो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, सिंपल एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जैसे ही मेन की बॉडी एग्जीक्यूट हुई, रिकर्स का फंक्शन कॉल होता है, वो अपनी बॉडी पे आता है और यहाँ से एग्जीक्यूशन के दौरान जब हमने दोबारा से रिकर्स को इसकी बॉडी में कॉल किया तो अगेन ये अपने आप को कॉल करेगा, तो फर्स्ट लाइन से अगेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती जाएगी और ये लूप चलता जाएगा। ठीक है, सिंपल हमारे पास एक पिक्चर है जो कि रिकर्जन को एक्सप्लेन कर रही है। देन जो सम अदर पॉइंट्स हैं रिकर्जन के लिए, द रिकर्जन कंटिन्यूज अंटिल सम कंडीशन इज मेट। ये तो हमने देख लिया कि रिकर्जन होती क्या है, बट ये हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर कब तक रिकर्जन होती रहेगी, क्या वो लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी? ऑब्वियसली अगर हम रिकर्जन के लिए कोई कंडीशन नहीं लगा रहे तो वो फंक्शन क्या करेगा, अपने आप को कॉल करता रहेगा, उसके लिए कोई भी स्टॉपिंग कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, so to prevent infinite recursion, if-else statement or similar approach can be used where one branch makes the recursive call and the other doesn't. Means क्या है यहाँ पे कि हमने अगर किसी फंक्शन को रिकर्सिव बना दिया है कि वो अपने आप को कॉल करता जा रहा है, तो हमने उसमें कोई एक स्टेटमेंट, कोई दो स्टेटमेंट्स ऐसी डालनी होंगी जो कि इफ एल्स की हो सकती हैं या कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट हो सकती है, जो कि ये बताएगी कि अगर हमारे पास एक्स वाई जी कंडीशन कोई आ गई है
तो उस टाइम पे इस रिकर्सिव फंक्शन को क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास अनलिमिटेड या इनफाइनाइट रिकर्जन हो रही थी वो अब लिमिटेड हो जाएगी। मींस वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन तक ही अपने आप को रिकर्सिव फंक्शन बनाएगा। उसके बाद वो जब कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी तो वो हमारे पास रिकर्जन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने कोई ना कोई कंडीशन ऐसी लाजमी रखनी है जिसके थ्रू हमने रिकर्जन को स्टॉप करवाना होगा। ओके, सो रिकर्जन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? रिकर्जन का सबसे पहला एडवांटेज ये है, इट मेक्स आवर कोड शॉर्टर एंड क्लीनर। इसमें ये होता है कि हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस या लाइंस ऑफ कोड जो होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी। किस तरह से रिड्यूस हो जाएंगी? फॉर एग्जांपल एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन बनाया, ठीक है, उसको मैं अगेन अगेन जब कॉल करती जा रही हूँ, दैट मीन्स जितनी भी स्टेटमेंट हमने उस फंक्शन के अंदर डिफाइन की हुई है वही बार बार एग्जीक्यूट होती जाएंगी। इसकी जगह अगर मैं दूसरा ऑप्शन लेती हूँ, ये हमारे पास ऑप्शन 1 हो गया था जिसमें हमने रिकर्सिव फंक्शन बनाया। अगर मैं ऑप्शन 2 लेती हूँ जिसमें होगा क्या कि हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और उससे हम कॉल कर रहे हैं किसी दूसरे फंक्शन f2 को। ठीक है, हमने वही काम दोबारा करवाना है, अगर मतलब वही एक्शन दोबारा परफॉर्म करना है। फिर हम फंक्शन 2 से कॉल कर रहे हैं किसी फंक्शन 3 को। ठीक है, हमने अगेन वैसा से ही एक्शन परफॉर्म करवाना है, बट हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 3 फंक्शंस बना दिए अपने उस काम को करवाने के लिए जिसको हम एक ही फंक्शन से रिकर्जन के थ्रू कर सकते थे। ठीक हो गया। अब होता ये है कि इसमें भी हमने लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ होगा, इसमें भी हमारे पास लाइंस होंगी, ठीक है, कोई भी लॉजिक हमने लगाई हुई होगी, सिमिलर लॉजिक जैसी फंक्शन 1 में थी, इसमें भी वो लॉजिक होगी। अब होगा क्या, ये जो हमारा रिकर्जन वाला फंक्शन है, प्रोग्राम है, ये नंबर ऑफ लाइन इसमें बहुत कम है एज कम्पेयर टू इस वाले जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो कोड होता है वो उसकी लेंथ कम हो जाती है। देन recursion is required in problems concerning data structures and advanced algorithms such as graph and tree traversal। ठीक है, कहाँ पे हमारे पास रिकर्जन मोस्टली यूज हो रही होती है? डाटा स्ट्रक्चर्स, जो कि पूरा एक सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, ये लर्न करते हैं कि किस तरह से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट डाटा को हम किस तरह से लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करते हैं या किस तरह से हम क्यू की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं डाटा स्ट्रक्चर्स के। ठीक है, या जब हमने एडवांस्ड एल्गोरिदम्स पढ़ने होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ग्राफ को जो है करना है लर्न। इसके अलावा ट्री ट्रैवर्सल हमारे पास होता है, जैसे हम एरे में ट्रैवर्स करते हैं उसी तरह से ट्री में भी ट्रैवर्स करते हैं। ट्री की फॉर्म होती है बाइनरी ट्री होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं जिसमें हम रिकर्जन को यूज कर रहे होते हैं ताकि हमारा जो लाइन ऑफ कोड्स हैं वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा हमारी जो कम्प्लेक्सिटी है प्रोग्राम की वो भी कम हो जाए। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस थे रिकर्जन के। इसके बाद हम देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। It takes a lot of stack space compared to an iterative program। अच्छा, स्पेस इसके लिए हमारे पास जो है स्टैक स्पेस बहुत ज़्यादा यूज हो रही होती है एज कम्पेयर टू अगर हमने आइट्रेटिव कोई प्रोग्राम जिसमें आइट्रेशन हो रही हैं वो उसके कंपैरिजन में इसमें जो स्पेस यूज हो रही होती है वो ज़्यादा यूज होती है। इट यूजेस मोर प्रोसेसर टाइम। इसमें जो प्रोसेस करने का टाइम है प्रोसेसर का वो भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होता है। ठीक है, रिकर्जन में इट कैन बी मोर डिफिकल्ट टू डीबग कंपेयर्ड टू एन इक्विवेलेंट आइट्रेटिव प्रोग्राम। ठीक है, आइट्रेटिव प्रोग्राम जो होते हैं वो थोड़े से इजी होते हैं, तो उनको जो डिबग करने में या एग्जीक्यूट करने में प्रोसेसर को इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ती जितनी रिकर्जन में करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बार बार रिकर्सिव फंक्शन जिस टाइम पे कॉल हो रहा होता है उसने अपनी जो प्रीवियस वैल्यूज कैलकुलेट करके आ रही होती हैं उसको भी स्टोर रखना है और अपनी जो करंट वैल्यूज हैं उसको भी उसने स्टोर करके रखना है। ठीक है, और यहाँ से जो रिजल्ट आता जाएगा, जो टॉप पे रिजल्ट आएगा वो हमारे पास कैलकुलेट हो गए टोटल रिजल्ट होगा जो कि सारी इन जो है प्रीवियस रिजल्ट्स पे बेस कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो आगे जाके मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारे पास रिकर्जन जो है यूज़ कर रही होती है प्रोसेसर को, किस तरह से ज़्यादा टाइम उसमें लग रहा होता है। सो
इसके बाद लोकल वेरिएबल्स आ जाते हैं। लोकल वेरिएबल्स को स्टार्ट करने से पहले हम डेव में एक एग्जांपल कर लेते हैं रिकर्जन की। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोग्राम करने लगे हैं फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का। ठीक है, हमने यूजर से एक नंबर लेना है, फैक्ट के फंक्शन में उसको हम पास करेंगे और उस फैक्ट के फंक्शन को हम बनाएंगे रिकर्सिव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, उसके बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट्रोड्यूस करवाई। हमने क्या करना है जी, फैक्ट का एक फंक्शन बनाना है, तो हम कहते हैं इंट फैक्ट। इंट क्यों रख रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब रिकर्जन यूज कर रहे हैं तो हम वैल्यूज को रिटर्न भी करवाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे एक नंबर यूजर से लेना होगा, वेरिएबल नेम भी मैं रख देती हूँ। ठीक है, फिर मेरा मेन का फंक्शन आ जाएगा। ओके, उसके बाद मेरे इंट फैक्ट की जो बॉडी है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया हमारे प्रोग्राम का। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, यूजर से एक नंबर लेना होता है जो कि हमने पास करना है फैक्ट के फंक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं, एंटर नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। ओके, सी इन करवा लेते हैं नंबर को। उसके बाद हम इंट रिजल्ट जो है कैलकुलेट होकर आएगा, तो इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, उसमें हम फैक्ट का फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें हम ये नंबर वेरिएबल पास कर देते हैं। ठीक है, देन हम सी आउट करवा देते हैं रिजल्ट को। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने फैक्ट फंक्शन की बॉडी पे। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास फैक्टोरियल काउंट हो रहा होगा हम उसको पहली बात ये कि डायरेक्टली रिटर्न करवाते जाएंगे इस रिजल्ट के वेरिएबल में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक अगर इफ की कंडीशन हमने पहली बात ये की थी कि जिस टाइम पे हमने रिकर्सिव फंक्शन बनाना है उसमें हमने ऐसी कंडीशन लाजमी लगानी है जिसपे हमारा जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, मैं अगर कहती हूँ नंबर ग्रेटर देन 1 है तो ये काम हो, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल जो है, अगर हम स्टार्ट करते हैं 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना, तो होगा क्या, जो फैक्टोरियल होता है वो किस तरह से आता है, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। ठीक हो गया। इस तरह से हम इसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे। तो अगर यूजर ने भेजा है 5 नंबर, तो हम कहेंगे हमने कब तक जो है कैलकुलेट करके वैल्यू रिटर्न करवानी है, 5 से लेके 2 तक। और जिस टाइम पे 1 आएगा उसको हम डायरेक्टली 1 जो है रिटर्न करवा देंगे। क्यों, क्योंकि 1 का जो है इससे प्रीवियस कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसको हमने, मीन्स 0 आता है, 0 को हमने पास नहीं करवाना होगा। ठीक है, तो जब तक 1 से ग्रेटर रहेगी वैल्यू तो हम क्या करते हैं, रिटर्न की स्टेटमेंट यूज करते हैं यहाँ पे, और हम कहेंगे रिटर्न कर दे नंबर मल्टीप्लाई बाय फैक्ट का फंक्शन अगेन कॉल करेंगे नंबर -1 के साथ। ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है ये मैं आपको अभी इसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। एल्स अगर हमारे पास नंबर जो है क्या होगा, 1 है, तो क्या रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न एज इट इज कर दें 1 को। ठीक है, किस तरह से ये फंक्शन काम कर रहा है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है 5 नंबर नम के पास। ठीक है, दैट मीन्स के रिटर्न हमारे पास जब स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट होगी, ऑब्वियसली ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, फैक्ट जो कॉल होगा वो 5 -1 के साथ अगेन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, मीन्स 4 के साथ कॉल होगा। और अब नंबर के पास क्या आ जाएगा, नंबर के पास यहाँ पे 5 था और कॉल हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ। ठीक है, जब 4 यहाँ पे आएगा तो इस नंबर की जगह अब क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और फंक्शन किसके साथ कॉल हो रहा है, 4 -1 मीन्स 3 के साथ। ठीक है, नंबर के पास अब क्या आया, 3 आया। अब 3 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है नंबर के पास, मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 -1 के साथ अगेन फंक्शन कॉल हो रहा है, मीन्स 2 के साथ फंक्शन अगेन कॉल हो रहा है। ठीक है, नंबर के पास अब आ गया 2,
ठीक है। अब फंक्शन कॉल होगा मल्टीप्लाई बाय किसके साथ, 2 माइनस वन, 1 के लिए कॉल होगा। जब 1 के लिए फंक्शन कॉल होगा तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हमारे पास रिटर्न होकर रिजल्ट से क्या जाएगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 1 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो पूरा प्रोडक्ट आ रहा होगा, ये वैल्यू कहाँ पे जा रही है, रिटर्न होके रिजल्ट में जा रही है। ओके, सो जो भी रिजल्ट हम प्रिंट करवाएंगे वो रिजल्ट इसी तरह से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। इसको मैं सेव कर देती हूँ। सो प्रोग्राम की आउटपुट इस तरह से आ रही है, जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, वो नंबर देना है, मैं 5 देती हूँ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 120 आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिकर्जन की सिंपल सी एग्जांपल थी, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करते हैं और अपने रिजल्ट को प्रिंट करवाते हैं, और किस तरह से हमारे पास कंप्यूटेशन हो रही होती है। ठीक है, सो उसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं विद हेल्प ऑफ पिक्चर कि किस तरह से रिकर्जन हो रही होती है, तो वो ये आपके पास गिवन है। इसमें आप देख सकते हैं कि मेन का फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई और रिजल्ट में जब हमने यूजर से वैल्यू n पास की, तो रिजल्ट में फॉर एग्जांपल उसने दिया 4 नंबर में। ठीक है, यहाँ पे वो आई वैल्यू n में, देन उसके बाद ये जो फंक्शन था जो हमने n-1 से कॉल किया था, अगेन यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, 3 के साथ अगेन ये फंक्शन कॉल हुआ, n के पास 3 आया, अगेन यही फंक्शन 2 के साथ कॉल हुआ, n के पास 2 आया, अगेन ये फंक्शन 1 के साथ कॉल हुआ और यहाँ पे n के पास 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, 1 रिटर्न होगा, 1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, n के पास 2 था तो ये आ जाएगा 2 और 2 रिजल्ट में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास n में 3 पड़ा हुआ था, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो वो 6 आ जाएगा, 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और n में हमारे पास पड़ा हुआ था 4, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 6 के साथ, तो रिजल्ट में हमारे पास आ जाएगा 24, और जो कि हमें प्रिंट करके देगा एज अ रिजल्ट 24। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली कॉलिंग हो रही होती है और एग्जीक्यूशन होती है रिकर्सिव फंक्शन की। उसके बाद हम देखते हैं कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। अ वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन, डिफाइंड इनसाइड फंक्शन बॉडी बिटवीन ब्रेसेस इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल और ऑटोमेटिक वेरिएबल। ठीक है, जब भी किसी वेरिएबल को आपने किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन किया हुआ है तो उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले के नेम से, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ x को असाइन कर देती हूँ 5। ठीक है, और मैंने इसको क्लोज किया। ठीक है, अब जब मैंने 5 को यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसको कोई भी वैल्यू मैं असाइन कर सकती हूँ, तो दैट मीन्स कि ये जो 5 है और x है ये सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन तक ही लिमिटेड है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि ये जो x वेरिएबल है ये एक लोकल वेरिएबल है। So its scope is only limited to the function where it is defined. In simple terms, local variable exists and can be accessed only inside a function. That means कि जो हमने local variable बनाया वो सिर्फ और सिर्फ इसी function तक limited है। इस function के अंदर किसी भी statement में मैं इस x को use कर सकती हूँ, कॉल करके इसकी वैल्यू चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू को किसी ऑपरेशन में यूज कर सकती हूँ। तो ये x जो वेरिएबल है ये सिर्फ इस फंक्शन में लिमिटेड है। द लाइफ ऑफ अ लोकल वेरिएबल एंड्स, इट इज डिस्ट्रॉयड व्हेन द फंक्शन एग्जिट्स। ठीक है, दैट मीन्स कि जिस टाइम पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना बंद कर देता है, मीन्स लास्ट लाइन में आ गए, इसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई, तो उस टाइम पे लोकल वेरिएबल की लाइफ भी खत्म हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके बाद एक और फंक्शन बनाती हूँ void टेक्स्ट के नेम से, तो जैसे ही ये डिस्प्ले का फंक्शन एग्जीक्यूशन अपनी खत्म करेगा, एक्स वेरिएबल का जो भी स्कोप था वो खत्म हो गया, एक्स की जो भी हमारे पास मेमोरी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, उसको हम कहीं पे भी
यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं x को कॉल करती हूँ या x की वैल्यू को मैं कहती हूँ कि ये अब मेरे पास 4 हो गई है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि इस लाइन में एरर आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि लोकल वेरिएबल्स जो भी होते हैं उनका स्कोप सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन तक लिमिटेड होता है जिस फंक्शन में हमने उसको डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल आपको नजर आ रही होगी जिसमें हमने क्या किया हुआ है, एक वॉइड टेस्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है। मेन के फंक्शन से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई। हमने एक वेरिएबल 5 उसको वैल्यू असाइन कर दी वेरिएबल को। देन हमने टेस्ट का फंक्शन कॉल किया। वेरिएबल 1 एक हमने लिया हुआ है, कहीं पे भी डिक्लेयर किया हुआ है, जिसको हमने 9 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, जैसे ही टेस्ट का फंक्शन कॉल होगा एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक इंट वेरिएबल 1 डिक्लेयर किया हुआ है, उसको वैल्यू 6 असाइन की है, और यहाँ पे मैं सी आउट करवा रही हूँ वेरिएबल को, VAR को, जो कि मैंने कहाँ पे डिक्लेयर किया था, टेस्ट की बॉडी में। ठीक है, और वेरिएबल 1 जो मैं यहाँ पे इसको 9 असाइन कर रही हूँ, यहाँ ये मैंने डिक्लेयर किया था टेस्ट वाले फंक्शन की बॉडी में। दैट मीन्स जिस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था उसको मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। ठीक है, और जिसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था उसको मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो इसकी आउटपुट प्रोग्राम की नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक होगा, उसी फंक्शन तक होगा। मीन्स यहाँ पे अगर वेरिएबल 5 को मैंने 5 असाइन किया तो यहाँ पे भी वेरिएबल ही होगा, वेरिएबल 1 नहीं होगा। सेम गोज फॉर दिस के वेरिएबल 1 को अगर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है तो यहाँ पे वेरिएबल 1 की ही वैल्यू मैं चेंज करके प्रिंट करवा सकती हूँ या असाइन करके प्रिंट करवा सकती हूँ, सिंपल वेरिएबल की नहीं करवा सकती। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें हमने लोकल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट देखा कि हम उसको आउटसाइड ऑफ द फंक्शन जिसमें हमने उसको डिक्लेयर किया हुआ है, यूज किया हुआ है, उसके अलावा हम कहीं पे भी उसको यूज नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, सो अब आ जाती है बात ग्लोबल वेरिएबल की। इफ अ वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड ऑल फंक्शंस देन इट इज कॉल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की तो हम ये कहेंगे कि अगर फंक्शन की बॉडी के ऊपर या कहीं पे भी हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है फंक्शन से बिल्कुल बाहर, तो वो कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो है मेन पॉइंट है, आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शंस। The scope of a global variable is the whole program. This means it can be used and changed at any part of the program after its declaration. इसका मतलब ये है कि हम अगर एक फंक्शन बना रहे हैं void text के नाम से, ठीक है, इसी तरह हमने एक फंक्शन बनाया void display के नाम से, इसी तरह हमने जो है एक फंक्शन बना लिया जो हम यूज करते हैं int main का फंक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, वेरिएबल हम डिक्लेयर करवा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल ले लिया। ठीक है, इसको उठा के हम रख देते हैं अपने इस फंक्शन से पहले। और ये देखें, अब हमने क्या किया हुआ है, सारे फंक्शंस हमने डिफाइन किए हुए हैं, जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं या मेन का फंक्शन है, और उससे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल, और उसकी वैल्यू को फॉर एग्जांपल मैं असाइन कर देती हूँ 5। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं कहीं पे भी इसको अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वेरिएबल की वैल्यू चेंज करती हूँ या इसको यूज करती हूँ तो ये भी एक्सेस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी इस फंक्शन में भी ये एक्सेस हो जाएगा, और मेन के फंक्शन में भी ये एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को मैं यूज कर सकती हूँ। तो ये ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम फंक्शंस की बॉडीज के बाहर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम कहीं पे भी प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट और एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो इट्स लाइफ एंड्स ओनली व्हेन द प्रोग्राम एंड्स। तो इसकी लाइफ किस टाइम पे एंड होती है, जब पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है, खत्म कर देता है अपनी, उस टाइम पे हमारी इसकी लाइफ जो है ग्लोबल वेरिएबल की वो एंड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम जाहिर सी बात है उसके बाद एग्जीक्यूशन ही नहीं हो रही तो हमने उसको यूज भी नहीं करना। दैट मीन्स एग्जीक्यूशन के दौरान हम कहीं पे भी उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रोग्राम की।
ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल लिया हुआ c इज इक्वल टू 12, वॉइड टेस्ट का फंक्शन है उसी तरह से जो कि यूजर डिफाइंड है। मेन के फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस सी, दैट मीन्स कि 12 से ये हो जाएगा 13, सी में 13 आ गया। अब जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 13। ठीक है, देन हम टेस्ट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाएगी। अगेन जब प्लस प्लस सी करवाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी जब हम प्रिंट करवाएंगे इसे। ठीक है, एग्जीक्यूशन यहाँ पे एंड होने के बाद रिटर्न 0 पे आ गई और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। दैट मीन्स जो आउटपुट आएगी वो 13 और 14 आएगी, और जो हमने ग्लोबल वेरिएबल सी लिया हुआ था उसको हम कहीं पे भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें हमने ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना देखा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी स्टैटिक वेरिएबल्स। क्या होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स? कीवर्ड स्टैटिक इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग अ स्टैटिक वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, हमारा मेन का फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, हमने जो भी वेरिएबल लिखना है उसके साथ सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हम उसकी डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, उससे पहले एक स्पेस आ रही है। ठीक है, देन हमारा स्टैटिक का कीवर्ड आ रहा है। जब भी हमने किसी वेरिएबल को स्टैटिक टाइप का रखना है तो हम क्या करते हैं, उससे पहले एक स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लेते हैं। दैट मीन्स कि अब वो वेरिएबल किस टाइप का हो गया है, स्टैटिक हो गया है। ठीक है, स्टैटिक करने का पर्पस क्या है या ये किस तरह से यूज होते हैं, आगे इसकी एग्जांपल हम देख लेंगे। ठीक है, a static local variable exists only inside a function where it is declared, similar to a local variable, but its lifetime starts when the function is called and ends only when the program ends. अच्छा, लोकल वेरिएबल्स में और स्टैटिक वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है? होते ये भी लोकल वेरिएबल्स ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो लाइफ है वो प्रोग्राम एंड होने पे ही खत्म होती है। ठीक है, जबकि जो सिंपल लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनकी लाइफ किस टाइम पे एंड होती है, जिस टाइम पे उस फंक्शन की लाइफ एंड हो जाती है जहां पे हमने उसको डिक्लेयर किया हुआ था, उस टाइम पे वो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनकी लाइफ भी एंड हो जाती है। The main difference between local variable and static variable is that the value of static variable persists the end of the program. ठीक है, यही हमारे पास मेन डिफरेंस है कि उसकी वैल्यू तब तक रहती है जब तक हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं हो जाती, तब तक स्टैटिक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो रहती है प्रोग्राम में। ठीक है, वो वेरिएबल परसिस्ट करता रहता है। यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल है स्टैटिक वेरिएबल की। ये यहाँ पे देखें, स्टैटिक इंट var इज इक्वल टू 0, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, इसकी वैल्यू को जब प्लस प्लस वेरिएबल करेंगे तो ये 1 हो जाएगी, आउटपुट में हमारे पास प्रिंट होकर आ गया 1। ठीक है, किस टाइम पे होगा, इंट मेन के फंक्शन को हमने कॉल किया, मींस एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी। सबसे पहले जैसे ही हमने प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया तो मेन का फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, टेस्ट जैसे ही हमने कॉल किया, यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो यहाँ पे आएगी एग्जीक्यूशन। वेरिएबल हमारे पास क्या था, 0 था, वैल्यू उसकी हो गई 1। दैट मीन्स एक हमारे पास बॉक्स जो बना हुआ होगा वेरिएबल के लिए, उसकी वैल्यू पहले 0 थी, अब 0 से हो चुकी है वो 1। ठीक है, अगेन हमने टेस्ट का फंक्शन कॉल किया, एग्जीक्यूशन दोबारा यहाँ पे आई। अब क्या होगा, अगेन हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसको 0, इसकी वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, प्लस प्लस जब हो जाएगी तो अब हमारे पास आंसर में क्या आएगा, आंसर में क्या आना चाहिए, जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू थी 1 वो यूज हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आंसर में जो वैल्यू आएगी वो होगी 2। ठीक है, वैल्यू हमारे पास आएगी सेकेंड टाइम 2। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू होती है वो हमारे पास यूज हो रही होती है। पिछली कॉल में जो वैल्यू 1 थी अब 1 ही यूज होगा, प्लस प्लस जब वेरिएबल हम करेंगे तो वो 2 हो चुकी होगी, उसको जब प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंस था लोकल वेरिएबल्स में और जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उसमें। जबकि स्टैट अगर हम इसको लोकल ही रखते हैं, यहाँ पे स्टैटिक का कीवर्ड ना यूज करते, तो क्या होगा, 0 से 1 हुई, पहली दफा 1 आएगा। ठीक है, अगेन जब टेस्ट का फंक्शन कॉल हो रहा होगा तो कंपाइलर को पता है कि ये इंटीजर टाइप का है, इसके साथ स्टैटिक नहीं है, दैट मीन्स अगेन उसकी वैल्यू क्या हुई भी होगी, 0 होगी। ठीक है, और अब जब प्लस प्लस करेंगे तो वो 1 हो जाएगी 0 से।
देन अगेन आउटपुट में आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि लोकल वेरिएबल्स की लाइफ सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन तक ही होती है। जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे कॉल हुई तो यहाँ पे हमारे पास इसकी लाइफ जो थी वो एंड हो गई। अगेन जब टेस्ट को कॉल किया तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, ये वेरिएबल दोबारा से इनिशियलाइज होगा इक्वल टू 0, देन इंक्रीमेंट होगा, अगेन 1 होगी और इसके बाद अगेन हमारे पास इसकी लाइफ यहाँ पे एंड हो जाएगी। ठीक है, जबकि स्टैटिक वेरिएबल में ये बेनिफिट होता है कि वो मेमोरी में रिजर्व करके रखता है उस वक्त तक जब तक फंक्शन ने मींस पूरे प्रोग्राम ने हमारी एग्जीक्यूशन जब तक स्टॉप नहीं कर देता तब तक वो वेरिएबल अपनी जो मेमोरी होगी वो रिजर्व रखेगा और अपने जो भी रिसेंट वैल्यू थी उसको सेव करके रखता है। ओके, सो ये सिंपल सी एग्जांपल थी। हम क्या करते हैं, एक डेव में प्रोग्राम कर लेते हैं जिसमें लोकल वेरिएबल्स भी यूज हो रहा होगा, ग्लोबल वेरिएबल भी यूज हो रहा होगा और स्टैटिक वेरिएबल भी। ठीक है, तो हैश इंक्लूड iostream using namespace std। ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं जी हमारा void डिस्प्ले का एक फंक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं हमारा एक int main का फंक्शन होगा। जो मेथड ज़्यादा यूज होता है हम उसको यूज कर लेते हैं, इसको उठा के हम इसके बाद ले आते हैं मेन के और यहाँ पे हम इसकी प्रोटोटाइप दे देते हैं। ठीक हो गया। अब हमने एक वेरिएबल ग्लोबल भी रखना था। हम कहते हैं कि हमारा जो सबसे पहला ग्लोबल वेरिएबल होगा वो var के नेम से है और उसको असाइन कर देते हैं 5। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं, योर वैल्यूज आर। अब हम क्या करते हैं, एक लोकल वेरिएबल ले लेते हैं void डिस्प्ले में int वेरिएबल 2 के नेम से। ठीक है, और उसको यूजर से सीन करवा लेते हैं, एंटर लोकल वेरिएबल सी इन करवा लिया हमने var2 को। ठीक हो गया। अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है var2 को, तो हम यहाँ पे सी आउट करवा के देखते हैं कि क्या यहाँ पे ये वेरिएबल एक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता। लोकल वेरिएबल ऑफ डिस्प्ले फंक्शन इस, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और फिर आप देखिए यहाँ पे लाइन में एरर आ गया कि var2 was not declared in this scope। तो इसको हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, ये हमने नहीं करना। सिंपल हम क्या करते हैं, यहीं पे प्रिंट करवा सकते हैं इस वेरिएबल को और देखते हैं कि इसकी आउटपुट यहाँ पे आ रही है या नहीं। लोकल वेरिएबल ऑफ डिस्प्ले इज var2। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, योर वैल्यूज आर हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है। हमारे पास डिस्प्ले की आउटपुट नहीं आ रही क्योंकि हमने अभी डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल नहीं किया, बट हमने ये देख लिया कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, डिस्प्ले के फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ। ठीक हो गया। देखें, एंटर लोकल वेरिएबल, यूजर ने इनपुट देनी है तो फंक्शन में प्रिंट होकर आ गई कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल को जो ये जो 5 है इसको एक्सेस करके देखते हैं कि क्या हमारे पास ये दोनों फंक्शंस में एक्सेस हो जाता है या नहीं होता। वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज पहले यूज कर लेते हैं एंटर। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, लास्ट वाली लाइन जो आ रही है वो हमारे पास मेन के फंक्शन में जो हमने ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करवाया उसके लिए आ रही है। सेम यही काम हम क्या करते हैं अपने
डिस्प्ले के फंक्शन में भी करके देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्सेस हो रहा है या नहीं। यहाँ पे भी हमारे पास वही आउटपुट आ रही है, ठीक हो गया। दैट मीन्स के ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे पास दोनों फंक्शंस में एक्सेस हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल को किसी को स्टैटिक रख के देखते हैं कि स्टैटिक रखने से क्या होगा। इसी वेरिएबल 2 को मैं कहती हूँ कि ये मेरा स्टैटिक करते हैं var2 प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो लोकल स्टैटिक वेरिएबल है इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं वेरिएबल 2 को, ठीक है। और अगेन यहाँ पे डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करके देखते हैं कि दोनों दफा सिंपल लोकल वेरिएबल में हमारे पास क्या हो रहा था कि अगर वेरिएबल 2 में यूजर ने दिया है 4, 4 से वो हो जाएगा 5 और वैल्यू प्रिंट होकर आएगी 5, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। अभी इसको मैंने स्टैटिक के साथ किया है, तो स्टैटिक में क्या होना चाहिए कि वेरिएबल 2 की वैल्यू जो भी फॉर एग्जांपल यूजर ने 4 दी है तो प्लस प्लस होके 5 हो जाएगा और प्रिंट होकर आएगा 5। इस लाइन से हमारे पास 5 रिजल्ट में आएगा। देन अगेन जब मैं इस डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करूंगी तो 5 वैल्यू यूज होनी चाहिए जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू थी, ठीक है, जो कि कहीं भी मेमोरी में पड़ी हुई होगी स्टैटिक वेरिएबल var2 के पास, ठीक है। तो अब जब आएगा तो यूजर से दोबारा जब इनपुट लेगा तो उस टाइम पे हमारे पास वैल्यू फॉर एग्जांपल अगेन यूजर ने दी है 4, तो क्या वो वाली यूज होगी या वेरिएबल 2 जो प्रीवियस वैल्यू थी वो यूज होगी। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है, ठीक है। सबसे पहले हमने दिया 4, तो अब आप देख सकते हैं आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, 5 आ रही है प्लस प्लस होके। अगेन मैं देती हूँ 4, तो अगेन आपके पास आउटपुट क्या आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। हो क्या रहा है हमारे पास इस प्रोग्राम में कि हम यूजर से जिस टाइम पे वैल्यू ले रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल में, तो उस टाइम पे वैल्यू क्या हो रही है, ओवरराइट हो रही है। मींस फर्स्ट टाइम अगर हमने 4 दिया तो प्लस प्लस होके वो 5 हुआ, प्रिंट हुआ। अगेन जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो हम यूजर से अगेन जब वैल्यू ले रहे हैं तो उस 5 को ओवरराइट करके वो यूजर वैल्यू दे रहा है, जो भी वैल्यू दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगेन मैंने 4 दिया था तो वो 4 अब अगेन क्या होगा, ओवरराइट होके 5 हो जाएगा जब प्लस प्लस वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो स्टैटिक मैंने कीवर्ड यूज किया और फिर मैंने यूजर से इनपुट ले ली, तो यूजर से इनपुट लेंगे जिस टाइम पे, तो ये हमारे पास किस तरह से बिहेव अब करने लग गया है, सिंपल लोकल वेरिएबल की तरह, ठीक है। तो अब हमने अगर इसको स्पेसिफिकली स्टैटिक वेरिएबल की तरह बिहेव करवाना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, खुद से वैल्यू असाइन कर देते हैं। इसको रिमूव करते हैं, इज इक्वल टू, जैसे मैंने पहले ही किया था, मैंने इसको असाइन कर दिया 4, ठीक है। अब हम देखते हैं अब हमारे प्रोग्राम की आउटपुट क्या आ रही है। देखें 5 आ रही है और यहाँ पे हमारे पास 5 में अब एडिशन हो रही है, 6 आ रही है। ऐसा नहीं हो रहा हमारे पास, यहाँ पे मैं एंडल यूज कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली आउटपुट नजर आ जाए। ऐसा नहीं हो रहा हमारे पास कि एक दफा हमने फंक्शन को कॉल किया, डिस्प्ले के फंक्शन को, और इसको 4 असाइन किया हुआ, 4 से वो 5 हुआ, प्रिंट हुई, ठीक है। जब अगेन हमने डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया तो अगेन 4 नहीं हो रही वैल्यू, बल्कि वो क्या हो रही है, 5 को ही प्लस प्लस करके 6 कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को पता है कि स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है। बट ये वाली जो आउटपुट होगी ये उस टाइम तक आएगी जब तक आप यूजर से इनपुट नहीं ले रहे इस वेरिएबल में, ठीक है। जिस टाइम पे आपने सीन करवा ली वैल्यू, तो वो ऑब्वियस सी बात है जो भी हमारे पास ब्लॉक बना हुआ होगा उसकी वैल्यू को वो यूजर की वैल्यू ओवरराइट कर देगी, ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ और मैं इसको सिंपल लोकल वेरिएबल में कन्वर्ट करके बताती हूँ कि जैसे हमने यूजर से सीन करवा रहे थे स्टैटिक के लिए, जैसी आउटपुट तब आ रही थी सिंपल लोकल वेरिएबल के लिए भी वैसी ही आउटपुट आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, स्टैटिक को रिमूव कर देती हूँ। अब एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें पहली दफा भी 5 आ रही है, दूसरी दफा भी 5 आ रही है। दैट मीन्स जब जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो वेरिएबल में वैल्यू 4 थी, वो 5 हुई, इसकी लाइफ एंड हो गई क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। अगेन जब फंक्शन कॉल हुआ अगेन 4 हुई, फिर 5 हुई, तब उसकी लाइफ अगेन एंड हो गई जिस टाइम पे ये फंक्शन एग्जीक्यूशन अपनी स्टॉप करता है, ठीक है। तो ये सिंपल लोकल वेरिएबल था
जो कि स्टैटिक वेरिएबल्स थोड़ा सा डिफरेंट है कि स्टैटिक वेरिएबल अपनी लाइफ को पूरे प्रोग्राम में परसिस्ट करके रखता है। ठीक हो गया। अच्छा, और ग्लोबल वेरिएबल का यूज क्या है कि हमने अगर कोई भी वैल्यू उसको असाइन की हुई है तो वो पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू जो है असाइन नहीं करती, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे यूजर से वैल्यू ले लेती हूँ। सी आउट एंटर वैल्यू फॉर ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, और हैंडल करवा दिया, सी इन करवा ली वैल्यू var में, ठीक है। अब जब हम डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पे भी मैं var को प्रिंट करवा के बताती हूँ कि हमारे पास var की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसको मैं सिंपल रिमूव कर रही हूँ। वैल्यू ऑफ var इन डिस्प्ले फंक्शन, दैट मीन्स कि हम ये देख रहे हैं कि डिस्प्ले फंक्शन में var एक्सेस हो रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो उसमें कौन सी वैल्यू हमारे पास प्रिंट होकर आएगी। ठीक हो गया। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ उसको 5। देखें, मेन के फंक्शन में हमने यूजर से इनपुट ली ग्लोबल वेरिएबल में 5, देन अगेन जब इसको डिस्प्ले करवाया डिस्प्ले के फंक्शन में तो भी 5 आ रही है हमारे पास आउटपुट। दैट मीन्स कि हम इस वेरिएबल को कहीं पे भी प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करती हूँ वेरिएबल इज इक्वल टू 6, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाती हूँ वेरिएबल की वैल्यू, तो देखते हैं क्या वो चेंज हुई है या नहीं हुई। मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मेन में मैं वैल्यू देती हूँ 4। देखें, डिस्प्ले के फंक्शन में 4 प्रिंट होकर आ रहा है, बट डिस्प्ले के फंक्शन में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखें वेरिएबल की वैल्यू को 6 कर दिया, और अगेन जब मैं मेन में जाके प्रिंट करवा रही हूँ तो वैल्यू हमारे पास प्रिंट होकर आ रही है 6। दैट मीन्स जो मोस्ट रिसेंट हमने चेंज किया था वही वैल्यू एक्सेस हो रही है। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी एग्जांपल्स थी हमारे पास ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स की एंड स्टैटिक वेरिएबल्स की। अच्छा, एक और काम मैं ये करके बता देती हूँ आपको। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लें इससे पहले, क्या ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं देख लेते हैं। स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल जब हुआ तो हमने यूजर से वैल्यू लेनी है मेन के फंक्शन में वेरिएबल की। फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ 4। देखें, वेरिएबल डिस्प्ले के फंक्शन में 4 हुई। अब मेन के फंक्शन में जो वैल्यू रिटर्न होके आ रही है वो 6 आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्प्ले के फंक्शन में 6 कर दिया था। दैट मीन्स कि ग्लोबल वेरिएबल उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से पहले वो कर रहा था, ठीक है। स्टैटिक लगाने से कोई भी डिफरेंस इसमें क्रिएट नहीं हुआ। तो स्टैटिक जो वेरिएबल्स, इसीलिए हमने बात की कि क्या होते हैं लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम स्टैटिक कर सकते हैं। अगर हम ग्लोबल को स्टैटिक करेंगे तो कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ग्लोबल तो ऑलरेडी पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक कीवर्ड हम किसके साथ यूज कर रहे होते हैं? लोकल वेरिएबल्स के साथ यूज करते हैं। ये सिंपल सी एग्जांपल्स थी हमारी जिसमें हमने क्या किया, सिंपल हमने देखा था सबसे पहले कि हमारे पास फंक्शंस से रिलेटेड रिकर्जन कैसे कर सकते हैं हम। देन हमने उसके बाद लोकल वेरिएबल्स देखे, रिकर्जन के एडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी देख लिए, हमने ग्लोबल वेरिएबल्स भी कवर कर लिए, और हमने स्टैटिक वेरिएबल्स की भी एग्जांपल्स करके देख ली कि उनको किस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इससे पहले कि हम मल्टीफाइलिंग कर चुके हैं प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर्स होंगे वो हमारे पास होंगे पॉइंटर्स पे। तो पॉइंटर्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे देन अपने स्ट्रक्चर्स को, ठीक है।